कि हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका जारी है। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत चित्रांग आप सभी के बीच में पुनः हाजिर हूँ, जिसके अंदर हम जो 2018 की वैकेंसी थी और 19 के अंदर जिसका एग्ज़ाम कराया गया था, वो आपके संस्कृत शिक्षा विभाग 2018 वाला, उसी पेपर को आज सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 5 पेपर को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें ऊपर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इस कक्षा की शुरुआत। तो इसके लिए सबसे पहले आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि सत्य कथन है, इनमें से बताना है कि आपको सत्य कथन कौन सा है। सभी देशांतर बृहद व्रत है, सभी देशांतर दीर्घ व्रत है, या सभी देशांतरीय व्रत दीर्घ व्रत हैं, या सभी देशांतरीय व्रत वृद्ध व्रत हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि आपके जो सभी देशांतरीय व्रत हैं वो क्या है, आपके बृहद व्रत हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 सही रहने वाला है। ठीक है, आगे चलेंगे। वायु के क्षैतिज संचरण से ऊष्मा का संचलन कहलाता है, बताइए फटाफट से। तो ये क्या कहलाता है आपके कि वायु के क्षैतिज संचरण से ऊष्मा का संचलन, तो अभिवहन। आगे चलेंगे। आगे बसंत विषुव घटित होता है, बताइए फटाफट से बसंत विषुव कब घटित होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके 20 से 22 मार्च के बीच। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पृथ्वी में सर्वाधिक घनत्व आंतरिक क्रोड में पाया जाता है। अच्छा ठीक, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पृथ्वी के जो आपके घनत्व है आंतरिक कोड में पाया जाता है। बिल्कुल, जब हम यहाँ बात करते हैं तो आपके 11 से लेकर के 13 पर सेंटीमीटर घनत्व देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर मिलता है हमें कितना 2.3 से 2.7 पहले के अंदर। ठीक है, फिर आपको 2.7 से लेकर के 2.9.7 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे अधिक कहाँ पर है तो आपके बिल्कुल आंतरिक क्रोड में पाया जाता है। पी तरंग की सर्वाधिक गति निचली मेंटल में दर्ज की जाती है। जो पी गति है उसकी सर्वाधिक गति आपके निचले मेंटल में दर्ज की जाती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपके भू प्रॉपर्टी में एस तरंग की गति पी तरंग से कम होती है, बिल्कुल सही है कि भू प्रॉपर्टी में आपके एस तरंग की गति पी तरंग से कम होती है। ठीक है, तो इसके सापेक्ष में सही जवाब होगा ए बी सी सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट जवाब। आगे है, ध्रुवों की ओर अक्षांश की रेखाओं की मध्य दूरी धीरे धीरे घटती है, ध्रुवों की ओर स्थिर रहती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तेजी से घटती है। बताइए फटाफट से इसके सापेक्ष में सही जवाब क्या हो जाएगा। तो धीरे धीरे अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी, यानी जैसे दो अक्षांश हैं इनके मध्य की दूरी तो आपकी क्या होगी है, धीरे धीरे बढ़ती है। क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, तभी तुमने देखा होगा ये पृथ्वी पर जैसे ये अक्षांश खींचे जाते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, तो उनके मध्य ये यहाँ तो पास में आते रहते हैं लेकिन यहाँ से इनकी दूरी बढ़ती रहती है। ठीक है, आगे चलेंगे अपन। कोयना सहायक नदी है, तो बताओ फटाफट से कोयना किसकी सहायक नदी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके कृष्णा नदी की। ठीक है, ऑप्शन 3 सही जवाब। आगे है, भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, या आंध्र प्रदेश है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके कौन सा, कर्नाटक। भारत में रेह का दूसरा नाम है, तो रेह किसे कहते हैं हम, कल्लर को। किसको कहते हैं, कल्लर को। आगे है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 40 डिग्री 140 डिग्री पूर्वी देशांतर की प्रतिध्वस्त स्थिति है। बताओ फटाफट से इसकी प्रतिध्वस्त स्थिति क्या होगी। तो सही जवाब क्या होगा, 40 डिग्री दक्षिण व 40 डिग्री पश्चिम, ऑप्शन 2। आगे बात करें हम, भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ एवं आषाढ़ महीने हैं वर्षा के, बसंत के, हेमंत के, या ग्रीष्म के। तो ज्येष्ठ आषाढ़ में क्या पड़ती है हमारे यहाँ पर, गर्मियाँ, तो किसके हो जाएंगे, ग्रीष्म के। राजस्थान में कछारी मृदा मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है, बताइए फटाफट से। तो कछारी मृदा की जब हम बात करते हैं तो आपके जो कौन सा, तो आपके एक तो बनास बेसिन, और बनास बेसिन के साथ में याद रखना है आपको कौन सा, तो वो हो जाएगा आपके बाणगंगा का बेसिन, यानी
दौसा, धौलपुर, कोटा एवं सवाई माधोपुर के अंदर देखने को मिलेगी कौन सी आपके कचारी मृदा। ठीक, क्योंकि अजमेर, चूरू, नागौर, सीकर के मध्य देखने को मिलेगी आपको कौन सी वाली, पीली भूरी मृदा। ठीक है, और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर देखने को मिलेगी रेड लोमी सॉइल। आ जाइए, एक तरफ दिए गए हैं आपको ज्वालामुखी और किस देश से संबंधित हैं वो हमको बताना है और गलत एक का चयन करना है। एडना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर आपके इटली में स्थित है। क्राकाताओ इंडोनेशिया में स्थित है। वेसुविशियस इटली में स्थित है। सेंट हेलेना जापान के अंदर नहीं है, और मेरे को कंफर्म याद नहीं आ रहा पर समथिंग ये अमेरिका के अंदर है। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार इसको और। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से मूंगफली की किस्म है, बताओ फटाफट से। मूंगफली की किस्म है तो वो कौन सी है, RS1, RG 141 तथा चंद्रा। RS1 तथा RG 141 तथा चंद्रा ये किसकी किस्म है, तो मूंगफली की है। अनास एक सहायक नदी है, किसकी है, तो अनास आपके माही की, साबरमती की, घग्गर की या गंभीरी की। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि हे अना चार पाई में सो जा, तो किसकी हो जाएगी, माही की। ठीक, माही की अन्य सहायक नदियों को याद रख सकते हो आप, एराब, ईरू, आपके अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम। केसरपुर, पाटन तथा तलवाड़ा प्रसिद्ध हैं, तो बताइए फटाफट से। केसरपुरा तथा पाटन प्रसिद्ध हैं किसके लिए, तो आपके चूना पत्थर के लिए। आगे है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्राथमिक जनगणना सार अंतिम आंकड़े राजस्थान की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या है। सीधा पूछा है कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि 75.1% तो हमारे यहाँ पर कौन सी है, ग्रामीण, और 24.9% कौन सी है, नगरीय। ऑप्शन 4 सही जवाब। सही युग्म है। स्टेट वूलन मिल्स आपके कहाँ पर है, तो स्टेटन वूलन मिल्स कहाँ देखने को मिलती है, बीकानेर के अंदर। ठीक है, बीकानेर के अंदर। मेवाड़ टेक्सटाइल सिटी, तो मेवाड़ टेक्सटाइल सिटी कहाँ पर है, आपके भीलवाड़ा के अंदर। ठीक, बिड़ाला वाइट सीमेंट, तो बिड़ला वाइट सीमेंट की बात करते हैं तो आपके कहाँ पर है, तो खरिया खंगार जोधपुर के अंदर। बाद बाकी चांदमारी जो खान कॉपर खान है वो झुंझुनू के अंदर है। 4 सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम भंडार अवस्थित हैं, तो कहाँ पर हैं आपके, जो सबसे बड़ी खान है कौन सी, जामसर, बीकानेर के अंदर। ठीक, आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात क्रमशः है। तो बात करें तो भारत का ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात, तो ग्रामीण तो कितना था, 949। ठीक है, और आपके नगरीय कितना था, 929। ठीक है, ग्रामीण 49, नगरीय 29। ठीक है, पूछ ले कितना कम था, तो आपको 49 में से 29 घटा देने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाजार कीमतों पर NNP प्लस हास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर है कि साधन लागत पर GNP के बराबर। किस पर है, साधन लागत पर GNP के बराबर है। आगे आपके सामने निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिगत प्रायोज्य आय का मापक है, तो क्या हो जाएगा आपके, तो सही जवाब रहने वाला है कि आपके जो कुल व्यक्तिगत आय है उसमें से माइनस करना है व्यक्तिगत आय कर को। ठीक है, कुल व्यक्तिगत आय में से माइनस क्या करना है, व्यक्तिगत आय कर को। तो फिर ये आपकी क्या बन जाएगी, व्यक्तिगत प्रोज्य आय। ठीक है, आगे है मांग वक्र के विवर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ फटाफट से कि कौन सा कथन सही नहीं है। बड़े कथन है भाई साहब। ठीक है, पढ़ो अच्छे से। कि जनसंख्या बढ़ने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। सही है, तो जब जनसंख्या बढ़ने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल सही है। पूरक वस्तुओं की कीमतें कम होने पर सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विसर्जित हो जाएगा। बिल्कुल सही है। प्रतिस्थापित वस्तुओं का कीमतें कम होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र बाईं ओर विसर्जित हो जाएगा। ये भी सही है। आगे अपन बात करें तो फिर बचा कौन सा, यही वाला 4 वाला।
कि पूरक वस्तुओं के महंगे होने पर एक सामान्य वस्तु का बाजार मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आगे आपके सामने कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कम होगी। बताइए फटाफट से। तो क्या सही जवाब रहने वाला है? तो क्या कीमतें कम होने की अवधि के दौरान, कीमतें बढ़ने की अवधि के दौरान, कीमतें स्थिर रहने की अवधि के दौरान, या लागतों में परिवर्तन की अवधि के दौरान? तो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होगी? कि कीमतें बढ़ने की अवधि के दौरान। 2 इसके सापेक्ष में सही जवाब है। उदासीन वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन पर पहुंचने के लिए बताओ फटाफट से, इसके लिए क्या होना चाहिए? तो मैं इसमें से सही जवाब की बात करूं तो क्या होना चाहिए? तो वो क्या हो जाएगा आपके कि MRS x बराबर P x बटे y बराबर MRS x y बराबर घटती हुई होनी चाहिए। 4 इसके सापेक्ष में सही जवाब। आगे है, निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रा के लेखे की इकाई को बताता है? बताइए फटाफट से, इनमें से कौन सा कार्य है जो मुद्रा के लेखे की इकाई को बताता है? मुद्रा मापने का एक सुविधाजनक माध्यम, मुद्रा वस्तुएं एवं सेवाओं के विनिमय को सरल बनाती है, मुद्रा उपयोग को स्थगित करने की स्वीकृति देती है, मुद्रा पूर्ण तरलता प्रदान करती है। तो कौन बताता है? तो ये बताता है मुद्रा मापने का एक सुविधाजनक माध्यम। ठीक, चलिए आगे आपके सामने, एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब वह अपनी आय खर्च करता है। बताइए फटाफट से, कौन सा है वो उपभोक्ता संतुलन में होता है जब अपनी आय खर्च करता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार, बढ़ते हुए प्रतिफल के सिद्धांत के अनुसार, सम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार, या मांग और पूर्ति नियम के अनुसार? तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि एक उपभोक्ता संतुलन में जब होता है जब सब सीमांत उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार आय खर्च करता है जब। ठीक है, आगे है, बैंक केवल वह मुद्रा प्रदान करने वाले ही नहीं हैं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वे मुद्रा के निर्माता भी हैं। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था आपके किसने? सेयर्स ने। आगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार निम्न में से किस देश के साथ हाल के वर्षों में भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन सर्वाधिक नकारात्मक रहा है? तो किसके साथ रहा था? तो वो रहा था आपके चिंगकुए। चलो ये छोड़ो। हाँ, वैधानिक तरलता अनुपात में बताइए फटाफट से। वैधानिक तरलता अनुपात में व्यापारिक बैंक अपनी कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में रखते हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। तो वैधानिक तरलता अनुपात में यही है कि व्यापारिक बैंक हैं वो अपनी कुल परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत तरलता के रूप में आपके यहाँ पर रखते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे, वैश्विक स्पर्धाशीलता को मापने हेतु वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कितने प्रचालों का प्रयोग किया जाता है? तो कितने प्रचालकों का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? 12। ठीक, ऑप्शन 3 सही जवाब। किसने गरीबी रेखा के संशोधित अनुमानों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के उपकरणों का प्रयोग किया? बताइए फटाफट से, किसने किया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? डॉक्टर एस महेंद्र देव एवं सी रवि के द्वारा। आगे है, लिवस्टीन के अनुसार बैंड वैगन प्रभाव प्रदर्शित करता है। बताइए फटाफट से, किसको प्रदर्शित करता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ताओं के मांग फलन का अनुसरण करता है। ठीक, ऑप्शन ए सही जवाब। आगे है,
योजना अवधि में निम्न में से किन वर्षों में भारत का व्यापार संतुलन देश के पक्ष में रहा था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके कि कौन सा वर्ष थे जिसमें आपके व्यापार संतुलन था वो देश के पक्ष में रहा था? तो आपके केवल 72, 73 और 76, 77 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन 3 सही जवाब। आगे है, निम्न में से किस वस्तु समूह का भारत के निर्यात व्यापार 2015-16 में सर्वाधिक योगदान था? तो उस समय जो योगदान था वो सबसे अधिक किसका था? तो रत्न एवं आभूषणों का। आर्थिक नियोजन संबंधित है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि आपके जो आर्थिक नियोजन है वो संबंधित है किससे? संसाधनों के आवंटन से। ऑप्शन 2। भारत में वर्ष 2001 में योजना आयोग द्वारा गठित रोजगार अवसरों पर टास्क फोर्स के चेयरमैन कौन थे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? डॉक्टर मांटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक। परंपरागत राजनीति विज्ञान की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है, तो क्या है आपके? दार्शनिक प्रकृति। आगे आपके सामने, किसकी कार्य पद्धति का प्रयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया कि भारत में गरीबी का बोझ वास्तविक रूप से 2004-05 तथा 2011-12 के मध्य गिरा है? एक सेकंड, बिल्कुल। तो ये किसके अनुसार था? तो ये आपके तेंदुलकर समिति के अनुसार। ठीक। आगे आपके सामने नेक्स्ट, प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत में ऑस्टिन पक्षधर हैं। किसके पक्षधर थे ऑस्टिन? लोक विधि के, प्राकृतिक कानून के, प्रस्थागत कानून के या सकारात्मक कानून के? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सकारात्मक कानून। ऑप्शन 4। डेविड स्टेन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के सिद्धांतों के सही अनुक्रम को पहचानिए। तो सही पहचानने के लिए अपन को क्या करना है कि इनका सही क्रम रखना है। ठीक है ना? ओके, तो पहले रखेंगे अपन किसको? तो नियमितताओं को। ठीक, 1। आगे फिर उसके बाद में आपके सत्यापन। ठीक है, 2। फिर आगे हम बात करें तो आपकी तकनीक 3, और फिर आपके परिमाणीकरण 4। ठीक है ना? तो 3, 1, 4, 2, 1 ही सही हो जाएगा। आगे अपने सामने, राष्ट्रीय आपात के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेदों में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? बताइए फटाफट से कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? कौन सा? 20 और 21 आपके आपातकाल के दौरान भी क्या है? संविधान के अनुच्छेदों में प्रदत्त परिवर्तन कराने के किसी भी न्यायालय में समावेदन के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो कौन से आर्टिकल होंगे आपके? आर्टिकल 20 और 21 वाले। ठीक है। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विचार शक्ति है, इसके निम्नलिखित में से कौन समर्थक हैं? बताइए फटाफट से। क्या आपके मैक्स वेबर हैं, अमोस हैं, डेविड एप्टर हैं या रूसी मैन हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? तो आपके डेविड एप्टर। राज्य की नीति के निम्नांकित निर्देशक तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? तो वो हो जाएगा कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आप इसको वापस से पढ़ के देख सकते हो चारों ऑप्शंस को। ठीक है ना? किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या के संबंध में उस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है? सही जवाब क्या हो जाएगा? 15।
कौन से संविधान संशोधन? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 से आपके मंत्रिपरिषद का आकार था उसे निश्चित कर दिया गया। निम्नांकित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? तो तार्किक प्रत्यक्षवाद। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट जवाब। एमएम पुंची आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की थी? बताइए फटाफट से, किसके द्वारा की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य विधानमंडल। आगे है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता से भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कौन सी विशेषता विवादग्रस्त हो जाती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसके सापेक्ष में? तो वो हो जाएगा क्या? हाँ, गणराज्य। आगे आपके सामने निम्नांकित शब्दों में से क्या मूल कर्तव्यों में उल्लेखित नहीं है? क्या आध्यात्मिक उन्नयन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और आपके मानववाद है, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि ये सभी तो हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नयन जैसे शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। किसमें? मूल कर्तव्यों में। निम्नांकित में से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेंगे? बताइए फटाफट से। क्या आपके उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति या महाधिवक्ता? तो किसको करेंगे? तीन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, आगे आपके सामने संघ राज्य क्षेत्रों के कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं? सही जवाब की बात करें तो कितने हैं आपके? 4। ठीक, ऑप्शन बी इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 17 आपके छुआछूत का उन्मूलन करता है, बिल्कुल सही है। आपके अनटचेबिलिटी का एबुलेशन करता है ये, ठीक है। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 24 आपके प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 24 के अंदर तो आपके क्या बताया गया है कि बाल श्रम, क्या है? बाल श्रम, बाल श्रम निषेध किया गया है 24 के अंदर। 23 के अंदर क्या है? बलात् श्रम या मानव दुर्व्यापार का निषेध, ठीक है। आगे आपके सामने अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा, बिल्कुल सही है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 21A के अंदर दर्शाया गया है। भारत सरकार द्वारा लिव्राहन जांच आयोग किस अन्वेषण हेतु गठित किया गया था? बताओ फटाफट से। तो किस हेतु गठन किया गया था? तो ये किया गया था कि 1992 में अयोध्या में विधवा जो विवादास्पद पूजा स्थल ध्वस्त करना, ठीक है। इसके लिए आपके एक जांच आयोग का गठन किया गया। कौन सा? लिव्राहन जांच आयोग। निम्नांकित में से कौन चाबहार समझौते का पक्ष नहीं है? बताओ फटाफट से। ईरान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान या भारत? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? बताइए फटाफट से। तो कौन सा हो जाएगा? आपके याद हो तो दिलीप सिंह भूरिया समिति, इन्होंने क्या बताया था? तो पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, ठीक है। इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक नीचे दिए गए लेखकों में से किसने लिखी थी? जगदीश भगवती ने, वाल्डेन बेलो ने, जॉर्ज सैरोस ने, अमर्त्य सेन ने? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसके पक्ष में? तो आपके जगदीश भगवती के द्वारा लिखी गई थी, ठीक। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक का व्याख्यात्मक बोध है क्रिया, अंतःक्रिया, समूह या संस्था? तो क्या हो जाएगा? क्रिया। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध है। निम्नांकित प्रविष्टियों में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताओ फटाफट से। कांजी हाउस, पुस्तकालय, बाजार, मेले और पेयजल? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? कांजी हाउस। 11वीं अनुसूची का पता है ना, पंचायती राज से संबंध है, पता ही होगा, ओबियसली सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक स्वरूप नहीं है?
तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा कि क्या आपके मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, तो ये तो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का स्वरूप है। संरचनात्मक एवं प्रयाग का जो प्रख्यातात्मी प्रेक्ष्य है ये भी है। उदय विकासवादी परिप्रेक्ष्य ये भी है। औपचारिक परिप्रेक्ष्य इसके संबंध में सही नहीं है। बढ़ती जटिलता के अनुसार निम्नांकित अवधारणाओं के सही क्रम को चुनें। बताइए फटाफट से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा समुदाय, संघ, समाज और राज्य। ठीक है, बढ़ती जटिलताओं के अनुसार। ठीक है, समुदाय, फिर समुदाय से संघ, संघ से समाज, समाज से राज्य। सही है ऑप्शन 2। निम्नांकित में से किस समाज का उल्लेख हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं किया? तो जब हम हर्बर्ट जो स्पेंसर है उनकी बात करते हैं तो सरल समाज की बात करते हैं, ये मिश्रित समाज की भी बात करते हैं, दोहरे मिश्रित समाज की बात भी करते हैं, लेकिन ये किसकी बात नहीं करते हैं? तो आपके जटिल समाज की बात या उल्लेख नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक समूह की भौतिक दशा नहीं है? बताइए फटाफट से। तो प्राथमिक समूह की एक भौतिक दशा नहीं है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लक्ष्यों की समानता। ऑप्शन 2 सही है। रॉबर्ट बियरस्टीड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में सत्य नहीं है? समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। ठीक है, तो रॉबर्ट बियरस्टीड की बात करते हैं तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, सही है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, सही है। और समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, सही है। लेकिन मूर्त विज्ञान है, ये सही नहीं है। निम्न में से कौन सी अवधारणा का अर्थ है कि प्रत्येक समाज परिस्थिति में एकल सहयोगी भूमिका नहीं अपितु भूमिकाओं की श्रृंखला होती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसके सापेक्ष में? तो भूमिका प्रतिमान। ऑप्शन ए। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को समाजशास्त्रियों ने समय समय पर प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्रीय साहित्य में इनके योगदान के प्रस्तुत होने के सही क्रम की पहचान करें। तो सही जवाब क्या होगा इसका कि आपके ऑसवाल्ड स्पेंगलर, पितरीम सोरोकिन, अर्नाल्ड जे टॉयनबी। ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा। आगे आपके सामने निम्न में से कौन सी एक वर्ग की विशेषता नहीं है? अर्जित परिस्थिति, वर्ग चेतना, प्रदत्त परिस्थिति और खुली व्यवस्था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके सामने? प्रदत्त परिस्थिति। ठीक, आगे है समान आय या जो अन्य तरीकों से जैसे आयु, व्यवसाय, शिक्षा में समान हो ऐसे लोगों को समाजशास्त्रीय शब्दावली में कहा जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? सामाजिक वर्ग कहा जाता है। वे समूह जो घनिष्ठता के अभाव के आधार वाले अनुभवों को प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं आपके? तो वो कहलाएंगे आपके द्वितीयक समूह। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट जवाब। आगे आपके सामने पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक का नाम बताइए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपके सामने? तो आपके B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने कौन सी लिखी थी? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक, एक व्यवहार जो निजी लाभ हेतु सार्वजनिक पदानुसंगन के दुरुपयोग द्वारा कानून उल्लंघन को अभिव्यक्त करे कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपके? भ्रष्टाचार। ठीक, आगे है किस प्रकार की निर्धनता में कुछ समूहों के जीवन यापन की स्थितियों और अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त स्थितियों के मध्य अंतर के मापन सम्मिलित हैं? क्या आपके परिवर्तिता निर्धनता में, पूर्ण निर्धनता में, सापेक्षिक निर्धनता में या निर्धनता की संस्कृति में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सापेक्षिक निर्धनता में। ठीक है, 3 इसके सापेक्ष में सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? बताइए फटाफट से। इनमें से कौन सी है जो जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? चुनो।
ठीक। तो सही जवाब क्या रहेगा इसके पक्ष में, चुन लिया होगा। एक तो कौन सी है जो जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, बहिर्विवाह, यानी कि बहिर्विवाह से तात्पर्य यह है कि तुमने अदर कास्टों में मैरिज कर रहे हो, तो ये जाति व्यवस्था का क्या कर रहा है, उल्लंघन करता है, या जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। फिर आपके सामने सुचिता व अपवित्रता, फिर आपके कर्मकांडीय स्तंत्रण और अर्जित व्यवसाय। अर्जित व्यवसाय का तात्पर्य जैसे आपका जन्म किसी एक जाति विशेष के संप्रदाय में हुआ है और आप उस जाति व्यवसाय को छोड़ करके किसी अन्य व्यवसाय को अपनाते हैं, तो ये आपके क्या कहलाता है, आपके अर्जित व्यवसाय। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आगे आपके सामने मोक्ष मानव जीवन का परम चरम उद्देश्य है एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। किसने कहा था, कपाड़िया जी ने, काणे ने, घुरिये ने या इरावती करपे ने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, KM कपाड़िया के द्वारा। वैदिक संस्कृति में कौन सा पंच महायज्ञ गृहस्थ द्वारा संपादित नहीं किया जाता, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ या ऋषि यज्ञ। तो जब हम वैदिक संस्कृति में 5 महायज्ञों को पढ़ते हैं जो गृहस्थ के द्वारा किए जाते हैं, उनमें आपके पितृयज्ञ होता है, देवयज्ञ होता है, ब्रह्म यज्ञ होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता है, ऋषि यज्ञ नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो आपके यौन साम्यवाद का सिद्धांत है, उद्विकासीय सिद्धांत है, एक विवाह सिद्धांत है, लेकिन आवासीय सिद्धांत आपके परिवार सिद्धांत की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। ये कथन है वाइट का, विल्सन का, साइमन का या निग्रो का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके, कि LD वाइट ने कहा था कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। निम्नलिखित में से कौन से एड्स फैलने के फैलने का संभावित कारण नहीं है। तो समलैंगिकता ये तो है, ठीक है। आगे आपके बैक्टीरिया, संक्रमित व्यक्ति द्वारा रक्तदान ये भी है, वायरस ये भी है, लेकिन बैक्टीरिया इसके लिए संभावित कारण नहीं है। पोस्ट कार्ब परिवर्णी शब्द में आर से आशय है, क्या था आपके, रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन। ठीक, क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन। सबको हम पढ़ के आए थे पिछली कक्षा में, प्लानिंग, आपके ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, आपके डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। लोक प्रशासन से एक पृथक विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके, कि जो राजनीति प्रशासन द्विविभागीकरण है वो आपके लोक प्रशासन है, उसमें प्रथम चरण के रूप में माना जाता है। ठीक, चलिए। प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक थे डिकॉम, स्मिथ, वार्कर या मैरियन लेविस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसके सापेक्ष में, तो वो हो जाएगा कौन थे आपके, वार्कर। 2 पद सोपान पद्धति का अन्य नाम है व्यवस्थित पद्धति, आदेश की एकता, स्केलर पद्धति या नियंत्रण सिद्धांत। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, स्केलर पद्धति। ठीक है। निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित समस्त प्रक्रियाओं का योग का संबंध निम्न में से किससे है। तो सही जवाब देखिए फटाफट से कौन सा होने वाला है। तो जब हम निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित समस्त प्रक्रियाओं का योग है उसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि जो लोक प्रशासन अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण है, ये आपके क्या करता है कि संपादित समस्त प्रक्रियाओं का योग या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करता है। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इस सापेक्ष में सही हो। ठीक, आगे है जेम्स डी मुनी के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत है भर्ती, बजट, समन्वय, प्रतिवेदन। तो सही जवाब क्या रहने वाला है, वो हो जाएगा आपके कौन सा, समन्वय, कोऑर्डिनेशन।
ठीक। हाथोर्निक प्रयोगों का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो आपके इनका संबंध था वो किसके साथ था? संगठन के मानव संबंध सिद्धांत के साथ। ठीक है। निर्णय करते समय विचार करने योग्य 12 तत्व बताने वाले विचारक हैं मिलेट, बर्नार्ड, टेरी या सैकलर हडसन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? सैकलर हडसन। आगे आपके सामने साइमन के अनुसार निर्णय का अर्थ है समस्या का निर्माण, एक जोखिम, सभी विकल्पों में से चुनाव करना, सर्वोच्च अधिकारी की राह है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना। ये आपके क्या है? निर्णय। ठीक। चलिए आगे। एल.डी. वाइट के अनुसार मनोबल है व्यक्तिगत उत्साह, एक व्यक्ति अथवा समूह का आंतरिक स्वत्व, व्यक्तिगत हितों के प्रति रवैया, भावनात्मक लगाव। तो क्या हो जाएगा कि एक व्यक्ति अथवा समूह का आंतरिक स्वत्व। ठीक है, ये क्या है? मनोबल है। नियंत्रण की सीमा का निर्धारक तत्व नहीं है कार्य, राज्य व्यवस्था, समय और स्थान। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? राज्य व्यवस्था। ठीक, ऑप्शन 3 इज करेक्ट जवाब। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के तरीकों को ध्यान से पढ़िए। प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा, लोक लेखा समिति द्वारा, नीति निर्माण द्वारा या प्राक्कलन समिति के द्वारा। और हमको सही विकल्प चुनने हैं, तो हम बात करें कौन सा? कि प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा। बिल्कुल, यानी कि कार्यपालिका के नियंत्रण के तरीके प्रशासन पर। ठीक है ना, तो प्रदत्त व्यवस्थापन द्वारा बिल्कुल सही है। और आपके कौन सा? नीति निर्माण द्वारा। ठीक है, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट। भारतीय प्रशासन में स्वतंत्रता पश्चात सामान्यज्ञों को विशेषज्ञों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना देन है। किसकी देन है? तो वो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? जो भारत की औपनिवेशिक शासन परंपराओं की। किसकी? भारत की औपनिवेशिक शासन परंपराओं की देन है। वर्तमान लोकपाल को अपनी जांच पूरी करने के लिए समय दिया गया है। बताइए फटाफट से कि जो लोकपाल है उसे जांच करने के लिए कितना समय दिया गया है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 माह। ठीक। लोकपाल के पास दर्ज शिकायत के झूठा पाए जाने पर शिकायतकर्ता को जेल दी जा सकती है। कितनी जेल दी जा सकती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1 वर्ष तक। ठीक है, 1 वर्ष तक उन्हें कारावास के अंदर डाल सकते हैं। ठीक। आगे आपके सामने अभिप्रेरणा का आवश्यकता सोपान सिद्धांत अभी प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? तो अब्राहम मैस्लो के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे है एक तत्ववाद के बीज मिलते हैं। बताइए फटाफट से, एक तत्ववाद के बीज कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलेंगे आपको कहाँ पर? वेदों के अंदर। ठीक, आगे आ जाइए। उपनिषद मुख्य रूप से हैं भारतीय दर्शन व आध्यात्मिकता का स्रोत, कर्मकांड पर आलेख, ईश्वर के प्रति आस्था, मानवीय सामाजिक व्यवहारों पर पुस्तक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कि भारतीय दर्शन एवं आध्यात्मिकता का स्रोत है क्या आपके? उपनिषद। आगे देकार्ता के बारे में क्या सत्य है? वे एक संदेहवादी थे। उन्होंने दर्शन में संदेह की पद्धति अपनाई थी। उनकी विधि न आगमनात्मक है ना ही निगमनात्मक, या ये सभी। तो क्या हो जाएगा कि उन्होंने दर्शन में संदेह की पद्धति थी, उसको अपनाया। किसने? देकार्ते ने। आगे है प्लेटो के अनुसार न्याय है। बताइए फटाफट से, इनमें से प्लेटो के अनुसार न्याय क्या था? तो प्लेटो के अनुसार न्याय था कि वह कार्य करना जो करने में सबसे ज़्यादा स्वाभाविक रूप से सक्षम हो। ठीक, चलिए। प्रशासन में जन सहभागिता के विकासमान प्रारूप का सर्वाधिक उपयुक्त यंत्र निम्न में से कौन सा है? सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार, न्यायालय में जाने का अधिकार या ग्राम सभा की बैठकें। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? ग्राम सभा की बैठकें।
आगे आपके सामने स्थूल सुखवाद निम्न में से किसका समर्थन नहीं करता है? अंतिम शुभ के रूप में, सुख के परिणात्मक भेद का, सुख के गुणात्मक भेद का, सुख नैतिक मापदंड के रूप में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसके सापेक्ष में? तो ये हो जाएगा सुख के गुणात्मक भेद का। ठीक, आगे है सुखवादी कलन के साथ किसका नाम जुड़ा है? बेंथम, कांट, जे.एस. मिल या सिजविक का? बताइए फटाफट से किसका जुड़ा है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? बेंथम का। ठीक, आगे आपके सामने सुकरात विधि को बौद्धिक ध्रात प्रणाली इसलिए कहा है क्योंकि वह, बताइए, क्योंकि वह मनुष्य में जो अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालती है, इसीलिए बौद्धिक ध्रात प्रणाली इसीलिए कहा जाता है सुकरात वाली विधि को, कि जो व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित ज्ञान है उसको वो क्या करती है? बाहर लाने का काम करती है। कांट के नीति शास्त्र की मुख्य अवधारणाओं में से निम्न में से कौन सी नहीं है? बताइए फटाफट से कौन सी नहीं है? तो आपके ईश्वर है, स्वतंत्रता है, आत्मा की अमरता है, शुभ संकल्प नहीं है। आगे है चारवाक की पुरुषार्थ व्यवस्था में अर्थ साधन है सिर्फ काम का, सिर्फ धर्म का, मोक्ष का? बताओ फटाफट से। तो सही चारवाक की जो पुरुषार्थ व्यवस्था थी उसमें अर्थ यानी साधन है वो क्या है? सिर्फ काम का। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अरस्तु के सद्गुण संबंधी विचार के बारे में सत्य नहीं है, बताइए। तो आपके सद्गुण मूलतः आदत है, ये तो सत्य है। सद्गुण दो अतियों के बीच की मध्य स्थिति है, सही है। सद्गुण सीखा जा सकता है, सही है। केवल 4 प्रकार के सद्गुण हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक, कौन सा संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्य पूर्ण है? बताइए फटाफट से। तो इसके सापेक्ष में क्या जवाब रहने वाला है? तो सही रहेगा क्या कि किसी भी कर्म को करने या ना करने का चुनाव मैं कर सकता हूँ, ये संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण है। ठीक है, ठीक। ये भी देखिए, निष्काम कर्म का अर्थ है तो क्या है? फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना ही क्या है? आपके निष्काम कर्म है। ठीक, 4। आगे आपके सामने दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है, बताइए फटाफट से। दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत क्या होगा? कि अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना। ठीक, ऑप्शन 3 सही जवाब। अणुव्रत व महाव्रत के प्रत्यय किसकी नैतिकता में अंतर्निहित हैं? बताइए। तो अणुव्रत और महाव्रत किस में देखने को मिलते हैं? आपके जैन दर्शन में। बौद्ध नैतिकता के त्रिरत्न हैं, बताइए फटाफट से कौन से हैं त्रिरत्न? तो हो जाएंगे कौन से? शील, समाधि, प्रज्ञा। त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्धिक नैतिकता के शील, समाधि, प्रज्ञा। ठीक, आगे है गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार था। तो गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? गुण व कर्म। चलिए आगे। निम्नांकित में से किस उपागम में मनोगतिक उद्देश्यों के लेखन के लिए विधि प्रस्तुत की? बताइए फटाफट से। तो सही जवाब क्या रहने वाला है इसमें? और रॉबर्ट मिलर उपागम में। ठीक, आगे है निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, बाल केंद्रित होने का सिद्धांत ये तो है, समुदाय केंद्रित होने का सिद्धांत ये भी है, शिक्षक केंद्रित होने का सिद्धांत ये नहीं है, बाद बाकी रुचि का सिद्धांत है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 3। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के RCEM वर्गीकरण में रचनात्मकता की श्रेणी में समाहित है। तो क्या समाहित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसके सापेक्ष में? कि विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन समाहित है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही जवाब। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लेखन हेतु दिए गए विभिन्न उपागमों में से कौन सा उपागम ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों को समाहित करता है?
तो बिल्कुल कौन सा उपागम हो जाएगा, वो मैगर उपागम। निम्नांकित में से कौन सा विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का लक्ष्य नहीं है? अच्छी नागरिकता का विकास, ओके, ये तो है। सामाजिक व्यवहार का विकास, ये भी है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ विकास करना है। सामाजिक परिवर्तन को रोकना, अरे सामाजिक परिवर्तन ही तो लाना है, इसीलिए तो सामाजिक पढ़ाना है। चलिए आगे। कौन सा प्रत्यय या कौन से प्रत्यय गांधी के विचार के मूल हैं? सत्य, सत्य और अहिंसा, अहिंसा, आत्मसिद्धि। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि सत्य और अहिंसा गांधी जी के मूल प्रत्यय हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में होना चाहिए। बताइए फटाफट से, सामाजिक विज्ञान में क्या होना चाहिए? माध्यमिक स्तर की बात कर रहे हैं हमसे, तो माध्यमिक स्तर पर आपके क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी होना चाहिए पर सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, यानी कि बोर्ड के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया था। पाठ योजना के RCEM उपागम का विकास किया था। बताइए फटाफट से, RCEM किसने बनाया था? तो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के द्वारा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सुझाव देती है कि, क्या देती है कि, बताओ फटाफट से, क्या देती है? कि नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय राजनीति विज्ञान का प्रयोग किया जाए। बिल्कुल सही है पहला ही वाला, कि आप नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय किसका प्रयोग करो? राजनीतिक विज्ञान का। एक सही गलत प्रकार एक प्रश्न उदाहरण है। एक सही एक गलत, बताइए फटाफट से, ये किसके प्रकार का उदाहरण है? तो किसका हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का। ये कथन कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये सामाजिक अध्ययन के साथ सह संबंध बताता है। बताइए किसके साथ में बताता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भाषा से। किसके साथ? भाषा से, ऑप्शन ए। निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभावी प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? चयन का सिद्धांत, तैयारी का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, या कोई भी विकल्प सही नहीं है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कोई भी विकल्प सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सभी सिद्धांत क्या हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभावों का उपयोग का सिद्धांत है। आगे आपके सामने एडगर डेल ने अपने योगदानों के लिए जाने जाते हैं। बताइए एडगर डेल अपने कौन से योगदानों के लिए जाने जाते हैं? तो वो इसलिए जाने जाते हैं कि उनके द्वारा जो दृश्य श्रव्य सामग्रियों के वर्गीकरण के लिए। पाठ योजना निर्माण का निम्नांकित में से कौन सा उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो वो हो जाएगा कौन सा? RCEM उपागम। और ये किसने विकसित किया था? तो आपके मैसूर के द्वारा। ये भी बोर्ड ने आपके ने बोनस दिया था, आप चाहो तो पढ़ सकते हो इसको, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, एक बार में मौका, पढ़ना चाहो तो। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है। बताइए वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या शामिल नहीं है? तो बहुविकल्पी प्रश्न, यह तो शामिल है तभी तो वस्तुनिष्ठ बनेगा। मिलान संबंधी प्रश्न, ये भी वस्तुनिष्ठ है। पूर्ति संबंधी प्रश्न, ये भी वस्तु। लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, ठीक है, तो 4 सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है? ठीक है, ये जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ा है। प्रोजेक्ट विधि, हाँ बिल्कुल। ये अधिगम के नियमों पर आधारित होता है, बिल्कुल। ये नागरिकता का प्रशिक्षण प्रदान करता है, बिल्कुल। यह अत्यधिक समय लगाने वाली विधि है, ये गलत हो जाएगा। तो जवाब कौन सा रहेगा? 4। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का चरण नहीं है? योजना बनाना, परिस्थिति उत्पन्न करना, रिकॉर्डिंग करना, या परिकल्पना का निर्माण करना। सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? परिकल्पना का निर्माण करना। ग्लोब उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है आपके? अप्रक्षेपी सामग्री का।
ठीक, आगे आपके सामने निम्नांकित में से कौन सा शिक्षण आबहू लोकतांत्रिक शिक्षण आबहू नहीं है? तो सही जवाब की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपके मस्तिष्क उद्वेलन आबहू, प्रश्नोत्तर आबहू, परियोजना आबहू या अभिक्रमित अनुदेशन आदि। तो कौन सा हो जाएगा? अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है। 4, निम्नांकित में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण है? निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण कौन सा है कि ये जटिल अधिगम परिणामों का मापन करते हैं, इन्हें तैयार करना आसान है, इसमें स्कोरिंग में विषय निष्ठता पाई जाती है। ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, कोई विकल्प। इसमें स्कोरिंग में विषय निष्ठता पाई जाती है, ये इसके संबंध में क्या है? अवगुण है। बाद बाकी ये तो गुण है कि इन्हें तैयार करना आसान है और ये जटिल अधिगम परिणामों को भी मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है। बताओ भाई। बिल्कुल। तो ऋग्वेद में कितने देवों का उल्लेख है? तो 33 देवों का। 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जवालो उपनिषद में मिलता है। याद रखना कि चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख किस में मिलता है? जवालो उपनिषद के अंदर। ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। गलत है। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित हैं। बिल्कुल सही है। तो जवाब कौन सा हो जाएगा? 3, क्योंकि ये सही नहीं है। बुद्ध की शिक्षाएं संकलित हैं। बताइए फटाफट से। तो शिक्षाएं किसमें संकलित हैं? तो आपके सुत्त पिटक के अंदर। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासनकाल के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तक्षशिला थी, थोसली थी, स्वर्णगिरी थी या धौली थी? तो प्रांतीय राजधानी कौन नहीं थी तो उस समय? धौली। उन साहित्यिक स्रोतों का चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख करते हैं। बताइए फटाफट से। तो आपके कौन कौन से करते हैं? देवी चंद्रगुप्तम करता है, काव्य मीमांसा करता है, आपके हर्षचरित करता है, मालती माधव नहीं करता है। 1 2 3। सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहर कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, हरियाणा में या कश्मीर घाटी में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? तो ये कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं बड़े शहर? तो कश्मीर घाटी से। 4, आगे आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? तो सोहरावर्दिया, चिश्तिया, कादरिया, और ये रिपीट हुआ है तो कौन सा नहीं है? सैयदाना। अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्यमानों को गुजारा भत्ता, मदद मास प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी वह था, तो कौन था आपके धार्मिक अधिकारी? तो शद्र ए शुदूर। ठीक, आगे आपके सामने सूची 1 को सूची 2 से फटाफट से कौन ने क्या बनवाया था? बताओ फटाफट से। आराम बाग आगरा के अंदर किसने बनवाया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? बाबर ने। ठीक है। आराम बाग आगरा के अंदर किसने बनवाया? बाबर के द्वारा। शालीमार बाग श्रीनगर में किसने बनवाया? जहांगीर ने। शालीमार गार्डन लाहौर में किसने बनवाया? शाहजहां ने। और पिंजौर गार्डन पंचकुला हरियाणा के अंदर। ठीक है ना, ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था औरंगजेब ने। यानी कि सभी सम्मिलित हैं। आरामबाग बाबर, शालीमार बाग जहांगीर, कहाँ पर है? श्रीनगर। शालीमार गार्डन लाहौर शाहजहां, पिंजौर गार्डन पंचकुला औरंगजेब। ठीक है, तो ABCD 1 के अंदर है। वीर शैव पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ फटाफट से। तो बसवन्ना वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे। बसवन्ना वीर शैव पंथ के प्रवर्तक थे। सही है। ये प्रधानतः कर्नाटक में प्रभावपूर्ण है। बिल्कुल सही है। वीर शैव पंथ में भिक्षु जंगम कहलाते हैं। सही है। इस परंपरा में मृतक को दफनाया जाता है। सही है। तो याद रखना कि बसवन्ना वीर शैव पंथ के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, ये प्रधानतः कर्नाटक में प्रभावपूर्ण हुआ था
और वीर शैव पंथ में भिक्षु जंगम कहलाते हैं और इस परंपरा में मृतक को दफनाया जाता है। चारों ही सभी सही हो जाएंगे। किसके पक्ष में? तो वीर शैव पंथ में। चलिए नेक्स्ट, भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की, जो 1857 की क्रांति का कारण बना था? बताइए फटाफट से। तो कौन था उस समय? हेनरी हॉर्डिंग ने। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन है। तो प्रथम अधिवेशन पूना में होना निर्धारित था, परंतु हैजा फैलने के कारण इसे बंबई में स्थानांतरित किया गया था। बिल्कुल। तो प्रथम अधिवेशन था वो पूना में होना था, लेकिन हैजा फैल जाने के कारण कहाँ स्थापित किया गया? बंबई के अंदर। प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में हुआ। सही है। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थे। ये भी सही है। क्या प्रथम अधिवेशन में 12 प्रस्ताव पारित किए गए थे? यह इसके सापेक्ष में गलत हो जाएगा। बाद बाकी ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? बताइए फटाफट से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके सामने? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था? यानी कि और तो सब हिस्सा थे। तो देखिए क्या था कि सत्याग्रहियों की जब्त की गई परिसंपत्तियों को वापस करना। बिल्कुल। कांग्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना। बिल्कुल। नमक कर का उन्मूलन। बिल्कुल। भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता, ये इसके अंदर क्या था कि जो मुद्दा था मांगों का उसका हिस्सा नहीं था। शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। और सत्य बताने हैं अपन को। ठीक है ना। चलिए बताइए। आपके उनकी सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे। सही है। विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अधिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों पर था। बिल्कुल सही है। तो क्या जवाब हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक। 4 सही जवाब हो जाएगा। आगे आपके सामने वर्ष जिसमें इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा? तो 1783 में इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन लुईस 16वें के समय फ्रांस में वित्त मंत्री था? नहीं था। सॉरी, फ्रांस में वित्त मंत्री नहीं था। तो आपके तुर्गो था, कोलोन था, नेकर था, लेकिन क्रोपोटुकोन ये नहीं था, यानी कि 2। निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? तो पहले तो इनके हिस्सा कौन कौन थे वो देखो। युद्ध का अंत था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, भूमि का किसानों को हस्तांतरण था, जार को गलत कामों के लिए सजा, ये नहीं था। आगे है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को जिन्होंने यूएनओ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। बताइए फटाफट से। तो सही जवाब क्या होगा? मॉस्को, तेहरान, डम्बर्टन ओक और याल्टा। बिल्कुल सही है। चारों ही 1 2 3 4 एक सही जवाब। आगे है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? बेलग्रेड के अंदर। आगे आपके सामने निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के मध्य पंजाब और बंगाल के विभाजन का कार्य सौंपा गया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके सामने? तो सर सिरिल रेड क्लिफ को, इसीलिए इसका नाम भी क्या मिलता है? रेड क्लिफ रेखा मिलता है। ठीक है। यह था आपका पेपर आज का, जिसको हमने फटाफट से सॉल्व कर लिया है और अभी तक हमने 6 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिए हैं। अब 7वें की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए आगे।